नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सौहार्दपूर्ण और स्पष्ट माहौल में हुई बातचीत। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर विशेष जानकारी। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा बातचीत के लिए आमंत्रित किए गए 40 किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल के साथ, इसके अलावा सोम प्रकाश के साथ भी बातचीत में हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। इस बातचीत में कृषि मंत्रालय, खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीज़न है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी
के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी हैं, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि एकमात्र योजना अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो एक साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया जाता है। यह काम मोदी जी के ही बस का था और मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में भेजने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का यह भी मोदी जी ने प्रावधान किया है और मोदी जी की लगातार कोशिश है कि हमारा किसान प्रोसेसिंग से जुड़े। जब तक उसके उत्पादन का वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक वह अपने फसल का अच्छा दाम प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसलिए मोदी जी की कोशिश है कि अगर ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सब के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 61,306.82 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है, जिससे लगभग 30.84 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। और अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी खास पेशकश जारी है। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में राजस्थान में की गई थी। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का उद्देश्य देश के सभी किसानों की 12 करोड़ जोतों के सॉइल हेल्थ के विषय में जानकारी प्रदान करना है। आइए देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर YR मीणा से खास बातचीत के अंश। मिट्टी का स्वास्थ्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसको कह सकते हैं, क्योंकि खेती किसानी पर हम सभी जो प्राणी हैं, जो लोग हैं, वो इसी पर निर्भर करते हैं। क्योंकि हम अपना जो खाने के लिए अन्न पैदा करते हैं वो मिट्टी के स्वस्थ रहते हुए ही कर सकते हैं। अगर मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई भी देश या पूरी दुनिया ध्यान नहीं दे तो निश्चित तौर पर हम पैदा नहीं कर सकते, फसल नहीं उगा सकते। इसीलिए विश्व भर में चिंता है कि हम मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखें और जो निरंतर रूप से हम फसल उत्पादन करते हैं उससे निश्चित तौर पर भूमि के अंदर जो पोषक तत्व हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें कमी आती है। तो उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, किस तरीके से उसको और सुधारा जाए जिससे हम अधिक से अधिक
बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो पूरे विश्व की चिंता है, इसी को ख्याल में रख के आप जो FAO की बात कर रहे हैं, जून 2013 में FAO ने ये तय किया कि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाए। और इसको मनाने का जो प्रमुख मकसद है वो यही है कि हम विश्व के नागरिकों को, या ख़ासकर जो फार्मिंग कम्युनिटी से जो लोग हैं, जो किसान भाइयों को इसकी महत्ता को समझा पाएँ, उनको जागरूक कर पाएँ, जिससे वो मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों द्वारा बताई गई जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी ज्ञान है, उसको ख्याल में रखते हुए अधिक से अधिक अच्छी गुणवत्ता की पैदावार भी लें और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी निरंतर रूप से मतलब उसको मेंटेन करें, उसमें सुधार करें, जिससे किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो और निरंतर रूप से वो खेती किसानी को सफलतापूर्वक कर सकें। विश्व लेवल पर तो सर एक चिंता है, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, क्या सर इसके लिए कब से मृदा स्वास्थ्य के बारे में स्टेप उठाना शुरू किए हैं, और फिर सर उसमें क्या कुछ सुधार हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। वैसे तो भारत में भी बहुत पहले से मृदा संबंधी कार्यक्रम चलते आए हैं, लेकिन अभी जो हमारी फ़िलहाल सरकार है, मोदी सरकार, उसने 2014 के बाद, जैसे ही 2014 में मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद में आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे कार्यक्रम भी किए होंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको मिशन मोड में चालू किया। पहले भी सॉइल हेल्थ कार्ड पर कार्यक्रम होते थे, लेकिन वो मिशन मोड में नहीं थे, उतनी प्राथमिकता उनको नहीं दी जाती थी। तो 2015 से 17 के बीच में पहली जो साइकिल थी, उसमें 10.74 यानी 10.74 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। उसी तरीके से दूसरी लाइफ साइकिल जो इसकी चालू की सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो 2017 से 2019 तक, इस दौरान 11.75 करोड़ किसानों को ये सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए, यानी सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए गए। मकसद यही था कि किसान भाई अपनी मिट्टी को पहचाने, और एक सलाह किसानों को दी जाती थी कि मिट्टी की हो नियमित जांच, ना आए खेती को आँच। यानी अगर किसान जागरूक होंगे, अपनी मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएंगे, और सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने से ही फ़ायदा नहीं, उसमें जो वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश की गई जो उर्वरकों की डोज हैं, उसके हिसाब से उर्वरकों का या खादों का प्रयोग करके आवश्यकता के हिसाब से। पहले क्या होता था, यूरिया, DAP ये काफ़ी चर्चित थे ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानों में। वो जैसे भी उनको जितना खाद मिल जाता था, उसको अपने अंदाज से वो डाल देते थे। इससे क्या होता था, आवश्यकता से अधिक अगर उर्वरकों का या खादों का इस्तेमाल करते थे किसान, तो मिट्टी का हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर विपरीत असर पड़ता। मिट्टी के अंदर जो हमारे मित्र कीट हैं, जो जीवाणु हैं, वो भी उससे नष्ट होते, और हमारा जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता में भी मतलब सुधार नहीं कह सकते, उसको भी नुकसान होता था। तो ये समझा गया, इसी को ध्यान में रख के सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए और किसानों को जागरूक किया गया प्रशिक्षणों के माध्यम से, प्रदर्शन लगा के, जो डेमोस्ट्रेशन हम कहते हैं, उनके माध्यमों से कि मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, और उसमें सुझाव दिए गए जो हैं उनके हिसाब से खाद एवं उर्वरकों का उचित मात्रा में उपयोग करें। इससे दो फायदे, एक तो किसानों की जेब पे जो अतिरिक्त उर्वरक और खाद खरीदने का पैसा खर्च होता था, उससे बचा जा सकता था, और मिट्टी पर अनावश्यक रूप से ज़्यादा खाद डालने से जो नुकसान हो रहा था उससे बचाव। तो कहने का मतलब कम पैसा, कम लागत से भी अच्छी गुणवत्ता की ज़्यादा से ज़्यादा फसल वो ले सकें। तो इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को ना सिर्फ वितरित किए गए, बल्कि उनको देश भर के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, राज्यों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं, और राज्यों के कृषि, बागवानी और जो सॉइल कंजर्वेशन विभाग हैं, उनके माध्यम से किसानों को समय समय पर प्रशिक्षित किया गया। आइए अब देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह से खास बातचीत।
5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए सर से जानते हैं कि इस बार विश्व मृदा दिवस कैसे मनाया जा रहा है और क्या संदेश है आप लोगों के लिए। देखिए, आजकल के हाल के वर्षों में मिट्टी के ऊपर बार बार चर्चा होती है कि मिट्टी कमज़ोर हो गई है, उपजाऊ नहीं रह गई है। और इस परिप्रेक्ष्य में विश्व मृदा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार भी हम मना रहे हैं। सभी विश्वविद्यालय जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं और 721 जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सभी मिल करके इसको मनाएंगे। किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ेंगे और किसानों को इस मृदा दिवस पर क्या करना चाहिए उसकी जागरूकता उत्पन्न करेंगे। इस बार का जो विश्व मृदा दिवस है उसका थीम जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है या विश्व खाद्य संगठन है, उन्होंने रखा है मृदा को सजीव बनाए रखना और मृदा में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी जीवित रखना। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण संदेश हैं कि मिट्टी को सजीव रखें और मिट्टी में जो भी जीवाणु हैं उनको जीवित रखें, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बना करके रखें। क्योंकि हम जानते हैं कि मिट्टी में यदि जीवाणु नहीं होंगे तो मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं होगी और मिट्टी को कई बार लोग कहते हैं कि मृत समान हो गई क्योंकि उसमें जीवाणुओं की संख्या कम है। जो केंचुए की बात होती थी कि केंचुआ अधिक है और केंचुआ ज़मीन को ऊपर से नीचे करता है, जुताई एक तरह से करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी के अंदर हवा जाए उसके लिए रास्ते बनाता है। तो वो जो अपने देश की जो पहले की जो कृषि थी जिसमें कि जैविक कृषि की बात हम करते थे, रसायनों का प्रयोग कम करते थे, जीवाणु ज़्यादा थे, लेकिन कालांतर में जब रासायनिक खादें ज़्यादा डाली जाने लगीं, अभी भी अपने देश में दूसरे देशों की तुलना में आधी से भी कम डाली जाती हैं, लेकिन जब कालांतर में जब इसमें बदलाव आया और बहुतायत रूप से ज़्यादा फसलों का उगाना हमने शुरू किया, एक साल में 2 फसलें 3 फसलें और ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसलें, तो मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति थी वो कमज़ोर हुई। एक जो आंकड़े हमारे सामने हैं, अनुमान से ये है आंकड़ों के कि लगभग 28 मिलियन टन जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पौधों के द्वारा प्रति वर्ष लिए जाते हैं, जबकि 18 मिलियन टन ही हम ज़मीन में दे पाते हैं अपने बारीक रूप से जो भी हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो एक तरह से हर वर्ष जो हम डाल रहे हैं और जो पौधों द्वारा लिया जाता है उसमें कमी देखने को मिलेगी और इसकी भरपाई करना ज़रूरी है। और ये भी हम देखते हैं कि जो वर्षा का पानी है या बाढ़ का पानी है वो मिट्टी का क्षरण करता है और लगभग 24 बिलियन टन मिट्टी का क्षरण वार्षिक रूप से होता है और साथ ही करीब 1100 मिलियन टन जो कार्बन कहते हैं, सॉइल कार्बन, जिससे ज़मीन मजबूत होती है, उसका भी क्षरण होता है। तो इन सबको जानकारी किसानों को देने के लिए, ज्ञान प्राप्त देने के लिए, जागरूक करने के लिए इस अवसर को, इस दिवस को मनाते हैं कि मिट्टी का कटाव पानी से भी ना हो, क्योंकि जो ऊपर की 3 इंच की मिट्टी है वही उपजाऊ होती है, उसी में सभी जीवाणु भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ऊपरी सतह की मिट्टी ना कटे, इसके लिए किसान मेड़ बना के रखें और सीधे पानी की धारा में मिट्टी न कटे, इसकी व्यवस्था करें। दूसरा ये है कि जो गेहूं और धान की खेती लगातार कर रहे हैं उसमें परिवर्तन लाएं और परिवर्तन लाने के लिए दलहनों की फसलों का उसमें समावेश करें, जिसमें कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल से लेकर दलहनी फसलें फिक्स करती हैं ज़मीन में, तो दलहनी फसलों का चक्र ज़रूर होना चाहिए फसल चक्र में। दूसरा ये है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन भी ज़मीन से बहुत तेज़ी से गिरा है, नीचे गया है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो ग्रीन आपकी खाद है, ग्रीन मैन्योर है या गोबर की खाद है, कंपोस्ट की खाद है या वर्मी कंपोस्ट की खाद है, वो बहुतायत रूप में किसान अपने यहाँ बनाएं और उसको ज़मीन में मिलाएं। और यदि मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जब बढ़ेगा या जैविक पदार्थ जब ज़मीन में बढ़ेगा, तो जो रसायन देते हैं, रासायनिक खादें देते हैं, उनके भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं
वो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में तभी या पौधे में तभी अच्छी तरह से लिए जाते हैं जबकि इस तरह का जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में होगा। इसीलिए अब पशुओं की संख्या कई जगहों पे कई क्षेत्रों में कम हो गई है, गोबर की खाद नहीं जा पाती है, इसलिए जो ढैंचा की खाद है उसको उत्पादित करें, ज़मीन में उसको पलटें, या जो भी क्रॉप रेजिड्यू है या फसल के अवशेष हैं, खास करके धान का अवशेष, इधर सभी लोग जलाते हैं अवशेषों को। तो अवशेष को जलाने से एक तो जीवाणु जितने भी ज़मीन में वो मर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी हानि है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और दूसरा जो जलाते हैं अवशेष खास करके धान के, तो उससे जो उर्वरा शक्ति होनी चाहिए ज़मीन में बढ़नी चाहिए, प्रयोग होना चाहिए खाद के रूप में, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। सरकार ने इसके लिए बड़े पैमाने पर योजना चलाई हुई है और मुझे इस दिन पर किसानों से निवेदन करना है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए और आपको सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने चाहिए। आप अपने निकटस्थ जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से संपर्क कर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएं और उस कार्ड के हिसाब से जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश चाहिए ज़मीन में उसके अनुसार दें। यदि बैलेंस रूप में खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो उपजाऊ शक्ति भी ज़मीन की कम होती है और पौधे का भी उत्पादन कम होता है। तो मुझे यही कहना है कि जो संतुलित खाद का प्रयोग है और जो गोबर या आपकी हरी खाद जो बनाते हैं फसलों को सड़ा करके मिट्टी में, उन सब का प्रयोग करें। मिट्टी उपजाऊ होगी, मिट्टी की जांच कराएं, उसी के अनुसार संतुलित खादों का प्रयोग करें। साथ में ऐसा फसल चक्र अपनाएं जिससे कि मिट्टी के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े। इस तरह की फसलों को उगाएं जो कि जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जिंक, फास्फोरस वो लेती हैं उतना हम बाहर से दे पाते हैं कि नहीं दे पाएँ, इसका भी पूरा ध्यान हमें किसानों को रखना चाहिए। दूसरी बात कि फसलों में जो अंतराल की बात है कि यदि एक फसल ऐसा लेते हैं जो कि ज़्यादा जिसमें पोषण की ज़रूरत है, ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत है, तो दूसरी फसल ऐसे लें जिसमें पोषण की या बाह्य रसायनों की ज़रूरत कम है। तो इस तरह से जो फसल चक्र अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, ज़मीन सजीव रहेगी, जीवित रहेगी, और जब जीवित रहेगी तो उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जीवाणु ज़्यादा होंगे, और इस प्रकार से जो फसल उगेगी उसमें भी तत्व जाएंगे। अनाज में तत्व ज़मीन से ही जाते हैं, और जब ज़मीन से तत्व जाएंगे अनाज में तो जब मनुष्य खाएगा, बच्चे खाएंगे, महिलाएं खाएंगी, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और जो तमाम तरह की बात हम करते हैं कि आयरन कमी कम है, जिंक कम है लोगों के शरीर में, या प्रोटीन की कमी है, उन सब की पूर्ति अनाज कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जबकि ज़मीन में उर्वरा शक्ति होगी। तो इसी संदेश के साथ कि किसान भाई इसमें अपने को जागरूक हों, अपने पड़ोसी किसानों को भी जागरूक करें, गांव के किसानों को जागरूक करें, और ऐसा काम न करें जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती हो। तो किसान भाइयों, डीडीजी सर ने आपको विश्व मृदा दिवस पर इतनी सारी जानकारियाँ दी, तो अपने मिट्टी की जांच करवाइए और उन्हें स्वस्थ बनाइए। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
और आइए अब देखते हैं किसान की सफलता की गाथा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान के बारे में जिनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। वर्ष 2012 में वेंकटपति रेड्डीर को फूलों की विभिन्न तरह की संकर किस्मों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेड्डीर को धुंध कक्ष में नोडल स्टेम कटिंग की तकनीक के मानकीकरण का श्रेय दिया जाता है। इनके द्वारा संकर किस्में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में लगाई गई हैं, जो कि देखने में बेहद ही मनमोहक हैं। वेंकटपति रेड्डीर को अंतरराष्ट्रीय तमिल विश्वविद्यालय मैरीलैंड यूएसए ने 2011 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है। साथ ही इन्हें ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की ओर से विजन विट्टिगर पुरस्कार मिला है। वे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हैं, जो अपने नवाचारों के लिए रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों का एक भारतीय भंडार है। रेड्डीर, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में उनके साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, इन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये पुडुचेरी के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। वेंकटपति रेड्डी ने क्रॉसेंड्रा और रोग प्रतिरोधक कैसरीना जैसे पौधों की 100 से अधिक किस्मों को विकसित किया है। इनके द्वारा विकसित की गई क्रॉसेंड्रा किस्मों में एक नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम क्रॉसेंड्रा नाम दिया गया है। आज के खास कार्यक्रम